नमस्कार, मैं सिकंदर खान और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 के हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक का तीसरा लेसन। देखिए, राज्य सरकार द्वारा नई पाठ्य पुस्तक लगाई गई है कक्षा 6, 7 और 8 में हमारा राजस्थान नाम से 2 लेसन हम कर चुके हैं। आने वाली सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए बहुत ही विशेष रहेगा। इसी कड़ी में तीसरा लेसन है इतिहास जानने के स्रोत। अब देखिए, इतिहास क्या है? देखिए, इतिहास है वो अतीत में घटी हुई घटनाओं का एक क्रमानुसार लिखा गया लेखा जोखा होता है। ठीक है। अब प्राचीन काल के इस इतिहास को हमें अध्ययन करना है, तो इसको अध्ययन करने के लिए हमारे पास उसको जानने के कई स्रोत होने चाहिए। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। ठीक है, यानी किस प्रकार से हमारी सभ्यता क्रमिक रूप से विकसित होती गई, उसका हमें इतिहास के अध्ययन से ही पता चलता है। उसी इतिहास को जानने के हमारे पास जो मुख्यतः स्रोत है, उन स्रोतों को हमने 2 भागों में विभाजित किया है, या यूँ कहें कि इतिहास जानने के स्रोत मुख्यतः 2 भागों में बांटे गए हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो यानी इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो कितने भागों में बांटे गए हैं? 2 भागों में, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। अब ये पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहले है पुरातात्विक स्रोत। देखिए, पुरातात्विक स्रोत हैं प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान, घटनाओं आदि के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। यानी जो स्थान हमें घटनाओं आदि के संदर्भों को समझाए, वो अवशेष पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। और पुरातात्विक स्रोतों के अंदर अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ और उत्खनन से प्राप्त सामग्रियाँ शामिल की जाती है। इन सामग्रियों के माध्यम से हम तात्कालिक जनजीवन को भली भांति समझ सकते हैं। अब ये पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं, वो संक्षेप में हम देखते हैं कि क्या क्या ऐसे स्रोत हैं जिनको हम पुरातात्विक स्रोत के रूप में इतिहास को जानने के लिए काम में लेते हैं। इनमें सबसे पहले स्रोत के रूप में हम ले रहे हैं अभिलेख। देखिए, जो अभिलेख हैं वो शिलालेखों के रूप में, पाषाण शिलाओं के रूप में, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्र पत्रों आदि पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। ठीक है, शिलालेख। देखिए, जो बड़ी बड़ी पाषाण शिलाओं पर लिखा गया है वो लेख होता है शिलालेख। इसी प्रकार पाषाण शिलालेख क्या होते हैं? जो पत्थर के बड़े बड़े खंडों पर लिखा जाता है। इसके अलावा स्तंभ है, भवन है, गुफा की दीवारें हैं, मूर्तियाँ हैं, स्तूपों हैं, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों आदि पर भी जो लेख लिखा गया है, उस लेख को हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। ठीक है, ये जो अभिलेख है, अब ये अभिलेख हमारे लिए क्या उपयोगिता रखते हैं? ठीक है, लेखों की उपयोगिता के बारे में हम बात करें तो अभिलेख विविध भाषाओं में होते हैं। ठीक है, यानी अभिलेखों की भाषाएं अलग अलग होती हैं। कुछ अभिलेख गद्य में, कुछ पद्य में, कुछ दोनों ही शैलियों में हमें मिलते हैं। तो ये अभिलेखों के द्वारा हमें शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम के बारे में पता चलता है कि शासक कौन था, उनकी रानियां कौन थी, राजकुमार कौन थे, सामंत कौन थे आदि के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ घटना की तिथियां क्या रही है, शासन कार्य क्या रहे हैं, आज्ञाएं क्या दी गई है, उन सब शासन कार्यों का, आज्ञाओं का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? अभिलेखों से। साथ ही हमें तात्कालिक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी भी हमें इन्हीं अभिलेखों से मिलती है। ठीक है, यानी कौन कौन सी? सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी अभिलेखों के माध्यम से मिल रही है। विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि वे अभिलेख जो हमें प्रशंसा के रूप में लिखे जाते हैं वो प्रशस्ति कहा जाता है। ठीक है, यानी प्रशस्ति किसे कहेंगे? वो लेख या वो अभिलेख
जो प्रशंसा के रूप में लिखे गए प्रशस्ति कहलाते हैं। और मुख्य राजस्थान में प्रसिद्ध नाम लिया जाए तो जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और राज सिंह के समय की राज प्रशस्ति मुख्य प्रशस्तियों के अंदर शामिल की जा सकती है। ठीक है, अब है प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी कई प्रकार के अभिलेख हैं, उन अभिलेखों के अंदर भी कई ऐसे अभिलेख हैं जो हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। अब वो अभिलेख देखिए कौन कौन से हैं। देखिए अभिलेखों के अंदर हम बात करें नगरीय अभिलेख, नगरीय देखो चित्तौड़ का अभिलेख है, कंसवा अभिलेख ये अभिलेख है कोटा का, गठियाला अभिलेख, गठियाला ये अभिलेख जोधपुर का है जो प्रतिहारों के बारे में जानकारी देता है। किराड़ू अभिलेख बाड़मेर का है, नानसा का अभिलेख भीलवाड़ा, बरनाला यूप स्तंभ लेख जयपुर, सामोली का अभिलेख शिलालेख ये मेवाड़। तो अलग अलग जगह के ये अभिलेख हैं। तो ये हमें राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि, द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी हमें इन अभिलेखों से मिलती है, इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। उदाहरण के रूप में हम लें तो गठियाला अभिलेख है जो कि जोधपुर से हमें प्राप्त हुआ है, वो प्रतिहारों की जानकारी देता है। थोड़ा ध्यान रखें, गठियाला अभिलेख, ठीक है, या कोमा लगा के प्रतिहार लिख दिया गया तो ठीक है। गठियाला अभिलेख हमें जोधपुर या मारवाड़ के गुजर प्रतिहारों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है, और बिजोलिया शिलालेख है वो हमें चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी दिलाने का महत्वपूर्ण साधन है। सिरवा का शिलालेख जो कि मेवाड़ में है वो रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें देता है। तो इस अभिलेखों से हमें अलग अलग समय के बारे में जानकारी मिलती है, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के। अगला है अभिलेखों के बाद स्मारक। अब स्मारक क्या है या इसमें क्या क्या चीज़ शामिल हो सकती है। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों की बात करें तो उसमें आता है दुर्ग। क्या है? दुर्ग, जिनमें चित्तौड़, जालौर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग हैं, और दुर्ग के मामले में राजस्थान भारत में अपना अलग स्थान रखता है। इन स्मारकों के अलावा भवन, राजप्रसाद यानी महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जन साधारण के लिए घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप। देखिए विहार है, मठ है, चैत्य, स्तूप है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित क्षेत्र है। इसी प्रकार मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक के रूप में हमें बहुत ही उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इनसे हमें तात्कालिक स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी होता है। तो स्मारक इस दृष्टि से हमारे लिए बेहद मूल्यवान सामग्री है। मुद्राएं, मुद्राओं की बात करें, देखिए मुद्राओं का अध्ययन है वो न्यूमिस्टेटिक या मुद्रा शास्त्र के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब जो मुद्राएं हैं या सिक्के हैं उन पर छाप या प्रतीकों से किसी भी काल की विशेष स्थिति की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। देखिए सिक्के कहाँ से मिले हैं, कैसे हैं, इनकी भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम, धातु की शुद्धता, नापतोल आदि के बारे में जानकारी ली जाती है, और हम इन सब चीज़ों का पता लगा सकते हैं कि उस समय की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति क्या रही होगी। यानी सिक्के भी इन सब स्थितियों का पता लगाने में महत्वपूर्ण है। मुद्राओं पर जो इनकी चिन्ह है, भाषा है, लिपि है, सन, संवत, नाम, धातु की शुद्धता, नापतोल आदि हमें उस समय की समृद्धि का पता देते हैं। यानी यदि वो शुद्ध हैं तो उस राज्य की समृद्धि बहुत ज़्यादा रही है, और यदि वो मिलावटी है, मिश्रित है, तो इसका मतलब उसमें आर्थिक स्थिति जरूर कमज़ोर रही होगी। सिक्के राज्य और शासक की शक्ति के सूचक भी हैं। ठीक है, क्योंकि राजा है वो अपनी विजय के उपलक्ष्य में भी सिक्के जारी करवाया करते थे, और उनकी शुद्धता उनकी समृद्धि का सूचक भी है। इसके अलावा आहड़, ठीक है, कौन सा क्षेत्र है? आहड़, रेड, बेराट, ठीक है, रंगमहल, साम्र, ये भी क्या रहे हैं? विशेष क्षेत्र रहे हैं।
किनके, जहाँ से हमें मुद्राएं मिली हैं उन क्षेत्रों के अंदर ये विशेष रहे हैं। इसके अलावा सुखाड़िया से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से हमें क्षत्रपों, मालवों, चौहानों, गुहिल आदि वंशों के काल के राज्य शासन, उनके द्वारा अधिकृत सीमा आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार सिक्के इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम आते हैं। बर्तन और कलाकृतियाँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बर्तन और कलाकृतियों से भी क्या हमें किसी प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध होती है। देखिए, बर्तन है और कलाकृतियाँ वो भी हमें इतिहास को जानने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। उत्खनन से में तात्कालिक बर्तन है और जो कलाकृतियाँ हैं वो प्राप्त हुई हैं। अब कलाकारी में बर्तनों पर जो चित्रण है, खंभों पर खुदाई है, किवाड़ है, गवाक्ष यानी गोखड़े हैं आदि की जो कारीगरी है वो हम उन पर देखते हैं तो हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है कि उनकी कला कैसी रही होगी। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, जिनकी पॉलिश, जिनका रंग उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। ठीक है, यानी उनकी रंग, पॉलिश, बनावट से हमें वहाँ की उत्कृष्ट कला को जानने का पता चलता है। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृद भांड, प्याले, रकाबियाँ यानी सुराही, धूप पात्र यानी अगरबत्ती से संबंधित, दीपक आदि से हम पूर्वजों के कला कौशल को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में क्या क्या मिला है? मृद भांड, प्याले, रकाबियाँ, धूप पात्र, दीपक आदि अनेक चीज़ें मिली हैं जो पूर्वजों के कला कौशल को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं। इसके अलावा गणेश्वर राजस्थान की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जो नीम का थाना सीकर से प्राप्त हुई है और यहाँ से ताम्र संस्कृति के प्रचुर अवशेष प्राप्त हुए हैं और इसीलिए गणेश्वर को ताम्र सभ्यता की जननी के रूप में भी जाना गया है। इसके अलावा जोधपुरा जो जयपुर और नौ है भरतपुर से भी हमें अनेक प्रकार की सामग्री मिली है। यहाँ से हमें काले और लाल मृद भांड मिले हैं, यानी जोधपुरा, जयपुर, नौ है भरतपुर आदि से क्या मिला है? काले और लाल मृद भांड मिले हैं। आहड़ और गिलोड़ से में प्रस्तर यानी पत्थर से फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। आहड़ और गिलोड़ से में पत्थर की जो सामग्री मिली है, फलक मिले हैं, वहाँ उनके कला कौशल को, उनके बारे में हम जान सकते हैं कि उनकी कला कैसी रही होगी। इसके अलावा हम आगे ताम्रपत्र देखें, ठीक है, वो भी महत्वपूर्ण लेख के रूप में या इतिहास के स्रोत के रूप में काम आता है। देखिए, तांबे के कुछ छोटे कुछ बड़े पत्रों पर जो लेख खोदे गए हैं वो लेख कहलाते हैं ताम्रपत्र, यानी तांबे के छोटे या बड़े पत्रों पर जो लेख खोदे गए वो लेख कहलाते हैं ताम्रपत्र। अधिकांश जो ताम्रपत्र है वो दान पुण्य से संबंधित होते हैं, इसलिए अधिकांश ताम्रपत्र वो दान पत्र के रूप में भी जाने जाते हैं। यानी ताम्रपत्र किस रूप में भी जाने जाते हैं? दान पत्र। और इन ताम्रपत्रों से में उस समय के शासक, उसकी काल, भाषा, पर, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान आदि के प्रकारों का पता चलता है। यानी ताम्रपत्र है वो भी हमें कई प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाता है, यानी उस शासक कौन रहा होगा, उसका काल क्या रहा होगा, उस समय भाषा कौन सी होगी, कौन से पर्व रहे होंगे, धर्म क्या रहा होगा, भूमि कैसी होगी, नापतोल के साधन क्या थे, दान किस प्रकार का दिया जाता था, आदि आदि जानकारी हमें ताम्रपत्रों से भी मिलती है। ठीक है, इसके कारण ये एक इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण साधन के रूप में हमारे सामने आता है। नेक्स्ट हम देखें साहित्यिक स्रोत। देखिए, हमने लेसन के शुरुआत में बात की थी कि इतिहास है उसको जानने के जो स्रोत है उन स्रोतों को हमने दो भागों में बांटा है। एक है पुरातात्विक स्रोत जो मतलब में स्मारक है, सिक्के हैं, भवन है आदि अभिलेखों के रूप में मिला है, शिलालेखों के रूप में, प्रशस्ति के रूप में मिला है। लेकिन साहित्यिक स्रोत वो स्रोत है जो लिखा हुआ है। तो इतिहास जानने के लिए साहित्य की भी अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो साहित्य हैं वो अलग अलग भाषाओं में रचा गया है, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी आदि में साहित्य प्रचुर मात्रा में
लिखा गया है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने के लिए हमें वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध और जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। देखिए, वेद हमारे प्राचीनतम रचना ग्रंथ हैं, पुराण है वंशावलियों के बारे में बताते हैं, रामायण, महाभारत, जैन, बौद्ध ग्रंथ ये धार्मिक प्रक्रिया बताते हैं। तो ये हमें राजस्थान के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात करें तो जयानक ने लिखा है पृथ्वीराज विजय, ठीक है, यानी जयानक की रचना के पृथ्वीराज विजय, ये एक महाकाव्य है। इसी प्रकार ये जो महाकाव्य है पृथ्वीराज विजय जयानक का, वो हमें चौहानों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। इसी प्रकार दूसरा जो महाकाव्य देखे वो है नयन चंद्र सूर्य का हमीर महाकाव्य। ये हमीर की कथा से संबंधित है और ये भी हमें चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। चौहानों के इतिहास के साथ साथ हमें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर पर किए गए आक्रमण और उसकी विजय की जानकारी भी हमें हमीर महाकाव्य से मिलती है। साथ ही साथ उस समय की या तात्कालिक सामाजिक धार्मिक स्थिति कैसी थी ये भी हमें हमीर महाकाव्य से पता चलता है। इसके अलावा राजस्थानी साहित्य बहुत ही प्रचुर मात्रा में रहा है। इन साहित्य में पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदाई की एक रचना है, यानी पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की रचना है। अचलदास खिचरी वचनिका, ठीक है, अचलदास खिचरी वचनिका और पद्मनाभ कृत कानड़देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह की रचना दलपत विलास, खिड़िया जगह की वचनिका आदि राजस्थानी साहित्य में विशेष योगदान देते हैं। यानी राजस्थानी साहित्य में विशेष स्थान रखने वाले, उल्लेखनीय स्थान रखने वाले साहित्यों में क्या है? पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई की रचना है, अचलदास खिची की वचनिका, पद्मनाभ की रचना कानड़देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह की दलपत विलास, खिड़िया जगह की वचनिका आदि विशेष स्थान रखते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ख्यात साहित्य की बात करें, ठीक है। इसी प्रकार विशेष ख्यात साहित्य भी हमें राजस्थान के कई इलाकों की राजवंशों की वंशक्रम की जानकारी देता है। यानी ख्यात साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजाओं की या राजवंशों की स्थापना, उन राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इन्हीं रचनाओं के अंदर एक रचना है नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात है वो मारवाड़ के बारे में हमें जानकारी देती है, ठीक है। बांकी दास की ख्यात, ये रचना भी हमें जोधपुर के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रमुख स्रोत है। दयाल दास की ख्यात है, उसमें हमें बीकानेर के इतिहास को जानने का मौका मिलता है। जोधपुर राज्य की ख्यात, यानी जोधपुर के इतिहास को जानने का साधन। इस प्रकार ख्यात साहित्य भी जो राजाओं के राजवंशों की स्थापना, उन राजवंशों के वंशक्रम, राज्य क्षेत्र को उपलब्ध या जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। उनमें नैणसीरी ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयाल दास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात ये विशेष है। इन्हीं के साथ साथ फारसी उर्दू तारीखों में या इतिहास ग्रंथों में उस समय की मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास जानने में मदद मिलती है। यानी फारसी उर्दू तारीखों में हमें मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास जानने में मदद मिली है। इसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो कर्नल जेम्स टोड की रचना है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी रचना है? कर्नल जेम्स टोड की रचना है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा, ठीक है। इसके अलावा बूंदी के महाकवि हुए हैं सूर्यमल मिश्रण, उनकी रचना है वंश भास्कर। कौन सी रचना है? वंश भास्कर। और श्यामल दास की रचना है वीर विनोद। कौन सी रचना है? वीर विनोद। विश्वेश्वर नाथ रेऊ की रचना है मारवाड़ राज्य का इतिहास और गौरी शंकर हीराचंद ओझा की लिखित रचना है उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय। यानी
कर्नल जेम्स टोड की रचना एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। पश्चिमी भारत की यात्रा है। और बूंदी के महाकवि हुए सूर्यमल मिश्रण, उनकी रचना है वंश भास्कर। कौन सी है? वंश भास्कर। सूर्यमल मिश्रण कहाँ के हैं? बूंदी के। कविराज श्यामलदास यानी कविराज इनकी उपाधि है, उनकी रचना है वीर विनोद। और विश्वेश्वर नाथ रेऊ की रचना है मारवाड़ राज्य का इतिहास यानी जोधपुर की स्थिति के बारे में जानकारी देने का महत्वपूर्ण स्रोत। गौरी शंकर हीराचंद हो जाए, वो हमें कई क्षेत्रों का इतिहास उपलब्ध करवाते हैं। इन क्षेत्रों के अंदर उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय है। इस प्रकार हमें इतिहास की जानकारी अनेक ग्रंथों से प्राप्त होती है और ये इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। इसलिए हमें इतिहास को गढ़ने में या उसको निर्धारित करने में इन अभिलेखों का या स्रोतों का अपना अमूल्य योगदान रहता है। धन्यवाद।